तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंस का पोर्शन। तो ये आपके रिफ्रैक्शन जो टॉपिक है उसका लास्ट सेक्शन है, लास्ट टॉपिक है। तो इसको अच्छे से समझेंगे और इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि ये वैसा ही है जैसे आपने मिरर में बहुत सारे केसेस पढ़े हैं, यहाँ पे लेंसेज में भी वैसी केसेस पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो जिसने मिरर बहुत अच्छे से किया हुआ है उसको लेंसेज में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़े थोड़े से चेंजेस आते हैं, बाकी सब फॉर्मूले वगैरह सेम ही रहते हैं लगभग, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे लेंस बनते हैं बेटा, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे दो स्फेरिकल जो है हॉलो ग्लास लेता हूँ। एक ही मान लो कि यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा ये है C1। तो इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R1। वैसे ही इस ग्लास का सेंटर होगा, स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर R2 C2, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। तो अब ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, इसको आप निकाल लो कट करके ग्लास। तो देखो इस पे दो स्फेरिकल सरफेस आएंगी, एक ये राइट वाली और एक लेफ्ट वाली। अगर हम इसको ऐसे कट करके बाहर निकाल लें शेडेड पोर्शन को, तो आपको समझ में आ रहा होगा इस तरीके से आपका जो है स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना, ग्लास का। तो इसमें दो कर्वेचर हैं, एक ये लेफ्ट साइड में, एक ये राइट साइड में। तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो R1 है, इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो R2 है। और इस वाले का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो C1 इस साइड है, और इस वाले सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2 इस साइड है। तो ये जो लेंस है बेटा, इस लेंस को नाम दिया गया कॉनकेव लेंस, है ना। तो मतलब ये ग्लास का बना हुआ होता है, या कोई भी दूसरे मीडियम का, जनरली ग्लास का यूज करते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n है। तो इस टाइप के लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, याद रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इस शेप के लेंस को, आई होप। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो है पहचानने का क्या तरीका है बेटा, कि इसके एजेस जो होते हैं उनकी थिकनेस कम होती है, और बीच में मिडिल पोर्शन में थिकनेस ज्यादा होती है। देखो मिडिल पोर्शन में अगर थिक ज्यादा है, आप छू के कैसे पहचानोगे कि भाई ये कौन सा लेंस है। तो उसको टच करके आपको कई बार एक्सपेरिमेंटली या वाइवा में बोला जाता है कि पहचान के बता। तो आप किसी भी लेंस को छू के देखना, अगर वो बीच में मोटा होगा और एजेस पे पतला होगा, तो इसका मतलब वो कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है, उसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा टाइप का लेंस ये होगा कि मान लो यहाँ पे फिर से दो स्फीयर ले लिया आपने इस तरीके से, ऐसे। इसका सेंटर C2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, इसका सेंटर C1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन ऐसे बना दूं, ये शेडेड पोर्शन, और यहाँ पे मैं कोई मटेरियल फिल कर दूं, जनरली ग्लास, तो ये जो मटेरियल है, ये जो आपका स्ट्रक्चर बना इस तरीके से, देखो अब इसमें क्या है कि इस स्ट्रक्चर में बीच में थिकनेस कम है, बीच में थिकनेस कम है और एजिस पे थिकनेस ज्यादा है। तो जब आपको ऐसा लगे कि बीच में थिकनेस कम है और एजिस पे थिकनेस ज्यादा है, तो आप बोल सकते हो ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसके जो दोनों साइड है वो कॉनकेव मिरर जैसे हैं, तो कॉनकेव लेंस हुआ। इसके जो दोनों साइड है ये कॉन्वेक्स जैसे बल्ज आउट है ना, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है। तो आपके ये दो प्रकार के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। जो हमें मेनली पढ़ना है, ये वाला जो रेडियस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, और इसके सेंटर है C1 और ये है आपका C2। तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा भी आपके जो होते हैं लेंसेज होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि ये दोनों ही लेंसेज हैं, और भी लेंसेज, जैसे मैं आपसे बोलूं तो इस तरीके का लेंस भी आपको कभी कभी देखने को मिलता है, जिसकी एक सरफेस प्लेन होती है और एक सरफेस कर्व होती है, कर्व। तो इसको बोला जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देखो जो कर्व सरफेस है वो कॉन्वेक्स वाला है, तो इसको बोला जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, है ना, इसका नाम होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। वैसे ही अगर आपको इस तरीके का एक लेंस मिले, तो इसमें याद रखिएगा इसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो प्लेनो कॉनकेव। अब इसकी एक सरफेस जो है वो कॉनकेव शेप की है, तो कॉनकेव लेंस है ना। तो ये भी लेंसेज हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और भी होते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, कॉनकेव, लेकिन अभी आपको उस पर ध्यान नहीं देना। हमें तो यहाँ पे मेनली जो आपके सिलेबस में है वो दो ही लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, उसी पे ध्यान देना। बाकी अगर पूछा जाए तो आप बताना इस तरीके की भी लेंसेज होते हैं।
अच्छा, इसमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, और यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस है इसकी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा इन्फिनिटी है, क्योंकि सोचो ये फ्लैट है बिल्कुल। तो अगर आप सोचो ये फ्लैट है, तो ये किस सर्कल का पार्ट होगा जिसका सरफेस फ्लैट हो जाए, जो सर्कल इन्फिनाइट रेडियस का हो, भाई उसी को तो फ्लैट बोलेंगे ना। तो ये आपका जो R2 है वो इन्फिनिटी। याद रखना, जब भी आपका प्लेनो कॉनकेव प्लेनो कॉन्वेक्स है तो उसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, प्लेन वाला जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा इन्फिनिटी लिखा जाता है ना। तो इस पे ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपसे पूछ भी सकते हैं 1-2 मार्क्स में, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो आपके हो गए टाइप्स ऑफ लेंस। तो लेंस किस सिस्टम को बोलते हैं? देखो, ये जो लेंसेज है इनसे रिफ्रैक्शन होगा, तो क्योंकि यहाँ पे दो सरफेसेस हैं तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। जैसे स्लैब में होता था ना 2 बार रिफ्रैक्शन, वैसे यहाँ पर क्या होगा कि आपका रिफ्रैक्शन भी 2 बार होगा बेटा। लेकिन ये दोनों जो रिफ्रैक्शन है, अगर आप कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में देखो तो दोनों रिफ्रैक्शन 2 कर्व्ड सरफेसेस से होंगे। यहाँ पे भी 2 कर्व्ड सरफेस से होंगे, जबकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन एक कर्व्ड सरफेस से होगा, एक फ्लैट सरफेस से होगा। इसमें भी रिफ्रैक्शन एक कर्व्ड सरफेस से होगा, एक फ्लैट सरफेस से होगा। अच्छा, अगर रिफ्रैक्शन दोनों फ्लैट सरफेस से हो जैसा स्लैब में हुआ था तो हम उसको स्लैब बोलते थे। लेकिन अगर आपके दो में से कोई भी एक सरफेस या दोनों सरफेस कर्व्ड हो जाएं, स्फेरिकल सरफेस का पार्ट हो जाए, तो फिर उसको लेंस कहा जाता है। याद रखना, जब आपके दोनों जो सरफेसेस थे वो पैरेलल थे और फ्लैट सरफेसेस थे, तो हम उसको स्लैब बोलते हैं। वहां पे आप स्लैब का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। और जब भी दो रिफ्रैक्शन या तो दोनों कर्व्ड सरफेस से हो या एक कर्व्ड सरफेस से हो, दूसरा फ्लैट सरफेस से हो, एटलीस्ट एक कर्व्ड सरफेस होना चाहिए, तो उस सिस्टम को आप लेंस बोलते हो। याद रखना, तो लेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 सरफेसेस होती हैं, जिसमें 2 रिफ्रैक्शन हैपेंस होते हैं, लेकिन कम से कम एक रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेस से होता है। दोनों भी होता है, दोनों भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक तो होता ही होता है कर्व्ड सरफेस। तो ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलते हो बेटा? लेंस। तो यहाँ पे आप लेंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं बच्चों लेंस की डेफिनेशन लिख लो। कैसे, क्या लिखेंगे लेंस की डेफिनेशन? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेंस। तो लेंस में आप नोट करिए, अ सिस्टम ऑफ ट्रांसपेरेंट, है ना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जैसे ग्लास है। द सिस्टम ऑफ ट्रांसपेरेंट, मोस्टली ग्लास होता है, बाकी तो बहुत सारी चीजें यूज की जा सकती है। अ सिस्टम ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच 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 हैज which has at least which has at least which has at least one curved surface, which has at least one curved surface, at least one curved surface for refraction is called as lens। तो ऐसे सिस्टम को ही आप लेंस कहते हो। तो मेरे ख्याल से आपको लेंस की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी, समझ में आएगी। अब देखो बेटा, लेंसेज में भी कई सारी चीजें, जैसे ये 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर आप इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर देते हो ना, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। जैसे मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस होती थी, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सिस है। कई बार कई लोग इसको प्रिंसिपल एक्सिस ही बोल देते हैं, लेकिन सही जो टर्मिनोलॉजी वो ऑप्टिकल एक्सिस है। वैसे ही आप इन दोनों सेंटर को जोड़ दोगे तो ये भी ऑप्टिकल एक्सिस है ना। तो इस तरीके से आपने ऑप्टिकल एक्सिस डिफाइन किया है। यहाँ पे 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, वो भी आपको समझ में आया है ना। तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हो। बाकी की चीजें जो है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ, पहले आप इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, कुछ और चीजों पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहला टर्म क्या है। देखो, डेफिनेशन वगैरह आप जो है वो पढ़ लीजिएगा बुक से। यहाँ पे मैं सारी डेफिनेशंस तो नहीं लिख पा रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारा समय चला जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपका कोई भी किसी भी प्रकार का आपका लेंस हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, अगर आप दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ देते हो तो उसको ऑप्टिकल एक्सिस या कई बार प्रिंसिपल एक्सिस कह दिया जाता है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। तो प्रिंसिपल एक्सिस की जो डेफिनेशन है, इट इज द लाइन जॉइनिंग द 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को देखूं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस को देखो इस तरीके से, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना, और ये हमारी क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे बाहर एयर है, एयर,
तो आपको पता है एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है, ठीक। और ये बेटा ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियस सी बात है आपका एयर से ज्यादा ही होगा, है ना, मतलब ग्रेटर देन 1 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो ये मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है, वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, जो जिससे लेंस बना है। और ये आपका रेयरर मीडियम कहलाएगा, क्योंकि एयर है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का ही होता है 1, बाकी सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा ही होता है। ये तो हमें पता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और ये जो आपकी लाइन है जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ेगा, C2 और इधर C1, इसको हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो ये भी हमें पता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान समझे बेटा, मैं आपको पूरा रे डायग्राम समझा रहा हूँ कि कैसे रे आती है और कैसे रिफ्रैक्शन होता है। देखो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक रे बनाई बच्चों, देखो इस तरीके से, ये मान लीजिए कि हमारी एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये इस सरफेस पे टकराएगी। अच्छा, जब इस सरफेस पे टकराएगी तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसा होगा बेटा, यहाँ पे पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं, देखो अगर आपको याद हो तो मैंने स्फेरिकल मिरर्स में बताया था कि कभी भी आपका कोई स्फेरिकल जो शेप है उसका कोई पार्ट है और उस पर आपको नॉर्मल बनाना है, तो किसी भी पॉइंट पे आप सेंटर से लाइन जोड़ दो तो नॉर्मल बन जाती है। सेंटर से लाइन जोड़ दो तो नॉर्मल बन जाती है, सेंटर से लाइन जोड़ दो तो नॉर्मल बन जाती है। किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाना, उस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया करो। अब देखो ये जो है ये भी एक स्फीयर का पार्ट ही है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। देखो ये जो है स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। मतलब आप इसको ऐसे करोगे तो देखो ये वो स्फीयर है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए तो इसको सेंटर से जोड़ देना चाहिए, मतलब C2 से जोड़ देना चाहिए। जोड़ दीजिए, देखो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं। ये हमारा इस वाले सरफेस का क्या है बेटा, नॉर्मल हो गया। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो रे है, ये जब फर्स्ट रिफ्रैक्शन है, फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्ट कर रही है, तो ये रेयरर से डेंसर जा रही है। और मैंने आपको बताया था जब भी कोई रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होता है। तो देखो बेटा ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो ये फिर से जाके अब एक कर्व्ड सरफेस पर टकराती है, मतलब फिर से रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि यहाँ फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। अब इस पॉइंट पे भी नॉर्मल चाहिए, तो ये जो है ये स्फीयर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो C1 है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाने का C1 से जोड़ दो। तो देखो ये जोड़ दिया, तो ये हमें सेकंड सरफेस पे जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां नॉर्मल मिल गया। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन अब जो ये रे है ये डेंसर मीडियम से बेटा कैसे आ रही है, रेयरर मीडियम। और मैंने आपको बताया था जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। तो देखो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो ज्यादा एंगल पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखो ऐसे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, जब वो लेंस से निकली तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, सॉरी टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस बैंड हो गई। टूवर्ड्स द नॉर्मल बोल दिया, गलत है। वो पहले रिफ्रैक्शन में टूवर्ड्स द नॉर्मल है, दूसरे रिफ्रैक्शन में अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, क्योंकि दूसरे रिफ्रैक्शन में डेंसर से रेयर जा रही है और पहले रिफ्रैक्शन में रेयर से डेंसर आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ गई। यानी कि सोचो जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो लेंस से निकलने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी। यानी कि ये जो लेंस है, ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या कर रहा है बेटा, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रे को कन्वर्ज कर देता है, रे को मिला देता है, एक पॉइंट पे मिला देता है, मिला देता है। इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे कन्वर्ज कर रहा है और इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है। लेकिन हालांकि आप अभी 10th के लेवल पे हो जब, तब आप ये बोल सकते हो कि ये कैसा लेंस है बेटा, कन्वर्जिंग। हालांकि अब जब हायर क्लासेस में जाओगे तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग लेंस ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस भी हो सकता है ना। लेकिन अभी 10th के लेवल पे आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अभी आप कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही मान सकते हो। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा कैसे होता है। सोचो अगर यही आपका लेंस होता, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं ताकि हम चीजों को समझ पाए, और यहाँ पे आपका जो बाहर का मीडियम होता वो क्या नहीं होता बेटा, अगर वो एयर नहीं होता, कोई दूसरा मीडियम, कोई लिक्विड में आपने लेंस डाल दिया मान लो, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N2 है।
अभी यहाँ तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम था, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि जो n1 है ये ग्रेटर देन n2 है, मतलब लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मीडियम जो सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो फिर क्या होगा, देखो 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 बेटा, इसका मतलब जो बाहर वाला मीडियम है वो आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा, डेंसर, और जो अंदर वाला जो लेंस है वो आपका रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे आप फिर से वही प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस भाई बना लो। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो हम C2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद आप ध्यान से देखो तो यहाँ से अब रे ऐसे आई बेटा, हम अब रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आते हैं, चलिए लेके आए, देखो ये यहाँ टकराई, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाने का तरीका क्या है बेटा, ये इसको C2 से जोड़ दो, ये नॉर्मल बन गया। अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब लेकिन आप खुद सोचो ये कहां से कहां जा रही है, बाहर वाला तो डेंसर मीडियम है, अंदर वाला रेयर मीडियम, जब रेयर से डेंसर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। देखो ऐसे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है, डेंसर से रेयर आई है अभी देख, अंदर वाला रेयर मीडियम है और बाहर वाला डेंसर मीडियम। फिर आप इस पॉइंट पे टकराया तो भाई यहाँ पे आप नॉर्मल बना लो बेटा, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, क्योंकि अब ये रेयर से डेंसर जा रहा है, वापस लेंस से बाहर आ रहा है ना बेटा, तो रेयर से डेंसर, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगा। और देखो ये रे ऐसे चली जाएगी फाइनली, यानी कि जो रे पैरेलल आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के इसी कॉन्वेक्स लेंस में, वो अब अवे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये दोनों रेस तो डाइवर्जिंग हुई ना बेटा। तो अब ये कैसा बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। इसलिए मैं कह रहा था कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा डाइवर्जिंग लेंस होगा, ऐसा सोचना गलत है। ध्यान से सुने, कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग लेंस वो तभी कन्वर्जिंग लेंस की तरह तभी बिहेव करता है जब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटा होता है। लेकिन डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है जब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा होता है। तो इसलिए कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग। लेकिन अभी क्योंकि 10th क्लास में आप, तो अभी आपको ये वाली कंडीशन नहीं बताई जाती, 10th क्लास के सिलेबस में ये मेंशन नहीं, मतलब ऐसा नहीं किया जाता कि आपको डेंसर से मतलब सराउंडिंग मीडियम जो है वो एयर के अलावा कुछ दिया जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में एयर ही लेते हैं सराउंडिंग, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस से कम ही होता है, मतलब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम होता है। अगर कुछ ना दिया हो तो हमें यही मानना है बाय डिफॉल्ट। इसलिए बाय डिफॉल्ट जो है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस ही होता है ना। और इसलिए कई बार किताबों में या कई बार टीचर्स यही बताते हैं आपको कि कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, याद कर लो। लेकिन यहाँ याद करने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात। इसलिए मैंने आपको दूसरा के पहलू भी इसका बता दिया, दूसरा केस भी बता दिया। अगर आपको कभी कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कि आपका कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होगा कि डाइवर्जिंग लेंस होगा। तो आई होप आप समझ गए हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसको क्या मानना है, कन्वर्जिंग लेंस, है ना। और आपके लिए तो अभी कॉन्वेक्स लेंस ही कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो इसको नोट करिए, फिर मैं आपको कॉनकेव लेंस के बारे में बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, है ना। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया, वैसे ही आप कॉनकेव लेंस की भी एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे हमें पता है ये आपका कॉनकेव लेंस है ना। समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। और ये आपकी कौन सी एक्सिस है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है C2। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से अगर एक रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए या ऑप्टिकल एक्सिस आए तो फिर क्या होगा बेटा, देखो तो ये रे ऐसे आई, यहाँ पे टकराई, तो ये जो स्फीयर है इसका सेंटर जो है वो C1 है, तो C1 से आप जोड़ दो इस पॉइंट को तो ये नॉर्मल बन गई। उसके बाद ध्यान से देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बाय डिफॉल्ट तो ये एयर है तो सराउंडिंग मीडियम 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ये है जो 1 से बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एयर जो है सराउंडिंग मीडियम वो रेयरर मीडियम है और लेंस का जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम। तो अभी रे कहाँ से कहाँ आ रही है, रेयर से डेंसर। अच्छा, जब रेयर से डेंसर आती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। अब ये नॉर्मल तो ये है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा, तो देखो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर दो, ऐसे बेंड हो जाएगी बेटा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे नॉर्मल बना, तो अब आपको पता है कि ये जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है, तो इसको C2 पॉइंट से जोड़ दो, तो जोड़ दिया भाई। अब जो रे है ये नॉर्मल है बेटा, अब जो रे है वो कहाँ से कहाँ जा रही है आपकी, डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगा, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इससे ज्यादा एंगल, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगी। यानी कि जो रे यहाँ पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई थी वो अवे फ्रॉम द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, यानी कि ये जो लेंस है ये रेस को डाइवर्ज कर रहा है। तो कॉनकेव लेंस आपका कैसा लेंस हो गया बेटा, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव लेंस बिहेव्स ऐसा डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन याद रहे ये तभी है जब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। हाँ बाय डिफॉल्ट लेकिन हमेशा आपको इसको डाइवर्जिंग लेंस की तरह ट्रीट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कन्वर्जिंग लेंस नहीं बन सकता, ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह भी बिहेव कर सकता है। कैसे, कब करेगा, जब आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सराउंडिंग मीडियम का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम से ज्यादा हो जाएगा इस केस में, तो देखो ये कन्वर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ इस तरीके से। ये आपका क्या है बच्चों, कॉनकेव लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। अब एक रे पैरेलल आई। अब आपका देखो ऊपर वाला जो मीडियम है सराउंडिंग मीडियम वो आपका डेंसर मीडियम है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और ये आपका जो है लेंस का मीडियम वो रेयर मीडियम है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अब देखो जब रे डेंसर से रेयर जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ती है, मतलब ऐसा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगा। फिर जब आप यहाँ पे आ जाओगे बेटा तो ये नॉर्मल हो जाएगी। अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब ये रेयर से डेंसर आए तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हुआ। तो ये ऐसे आ रही है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो कंबाइनली आप ऐसे बना सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस तरफ, तो देखो यहाँ पे कन्वर्ज कर दिया, मतलब यही कॉनकेव लेंस जो है अब वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन कॉनकेव लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव तभी करता है जब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लेंस के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, तो याद रखना। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉनकेव लेंस ही आपका डाइवर्जिंग लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस ही आपका कन्वर्जिंग लेंस हो। दोनों लेंस किसी भी तरीके से बिहेव कर सकते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्ज, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि सराउंडिंग मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। हाँ लेकिन अगर आपको कुछ नहीं दिया है, कुछ पता नहीं है, सराउंडिंग मीडियम और लेंस के मीडियम के बीच का कंपैरिजन आपको नहीं पता है, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, और बाय डिफॉल्ट हमेशा कॉन्वेक्स लेंस है उसको कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही लिया जाता है ना। और आपके लिए अभी 10th क्लास में तो आपको यही याद रखना है कि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो आपका कन्वर्जिंग लेंस है। आई होप आपको ये पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर होगा और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का आपको मतलब समझ में आया होगा, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है या फिर आपका यहाँ पर कॉनकेव लेंस है ना, कोई भी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट जरूर ऐसा होता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है लेंस के अंदर। मान लो ये पॉइंट O है, तो अगर आप इस पॉइंट पे मतलब इस पॉइंट से कोई लाइट रे पास कराएंगे जो लेंस के अंदर है और प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा, है ना, लेंस के मटेरियल के अंदर, तो वहां से रे जो है वो अनडेविएटेड जाती है। अगर आप कोई रे इस पॉइंट से पास कराओगे ना, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रे पास कराओगे, तो वो हमेशा अनडेविएटेड जाती है, अनडेविएटेड मतलब वो मुड़ती नहीं, उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, ध्यान रखेंगे। तो हर लेंस में चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे प्लेनो कॉनकेव हो, कोई सा भी लेंस हो, उसमें एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है जहां से रे अगर जाएगी तो वो अनडेविएटेड होती है। ऐसा इसमें भी है, यहाँ पे एक और पॉइंट है जिससे रे जो है वो अनडेविएटेड जाती है, चाहे आप कैसे भी रे यहाँ से बस इस पॉइंट से पास होना चाहिए, तो हमेशा वो जो है अनडेविएटेड जाती है ना, मतलब मुड़ती नहीं है, डेविएट नहीं होती, रिफ्रैक्शन नहीं होता उसमें। तो वो जो पॉइंट है किसी भी लेंस में जहां से रे अनडेविएटेड जाए, मुड़े ना, रिफ्रैक्ट ना हो, इस पॉइंट को O को आप बोलते हो ऑप्टिकल सेंटर। देखो
मिरर में आपका पोल होता था, तो आप सारी डिस्टेंसेस जो हैं वो पोल से मेजर करते थे, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, याद होगा आपको। यहाँ पे वो मिरर का पोल नहीं है, इसको लेंस में ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, और यहाँ पे डेफिनेशन अलग है। ये जरूरी नहीं मिड पॉइंट हो, ये ऐसा पॉइंट है लेंस के अंदर जो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, जहां से रे हमेशा अनडेविएटेड पास होती है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है ना। उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या नाम देते हो बेटा? ऑप्टिकल सेंटर, विच इज इक्विवेलेंट टू पोल इन मिरर्स, है ना। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी, समझ में आया हुआ है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, और कॉनकेव लेंस में भी आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक भाई। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है किसके बारे में बच्चों? तो वो है आपका यहाँ पर फोकल, फोकस के बारे में, है ना। फोकस एंड फोकल लेंथ। तो यहाँ पे फोकस एंड फोकल लेंथ को समझना थोड़ा जरूरी है। चलिए तो उसकी बात भी कर लेते हैं यहाँ पे, फोकस एंड फोकल लेंथ की। तो देखो फोकस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो याद रखेंगे ये ऑप्टिकल सेंटर, ये लेंस प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप यहाँ से रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे, किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में, तो ये टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस बेंड होती है, कन्वर्जिंग होंगी, और कन्वर्ज होकर ये एक ही पॉइंट को कट करेंगे। तो पैरेलल रेस जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं या ऑप्टिकल एक्सिस हैं, वो ऑप्टिकल एक्सिस के एक पॉइंट पे मीट करती हैं कन्वर्ज करने के बाद। जिस एक पॉइंट पे मीट करती हैं उसी को क्या बोला जाता है बेटा? फोकस। और जो लेंथ है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अच्छा देखो बेटा, फोकल लेंथ मिरर के केस में r/2 होता था, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ये रूल नहीं है, यहाँ पे फोकल लेंथ r/2 नहीं होता है, तो ऐसा मत यूज कर लेना। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर से कोई लेना देना फोकल लेंथ का, मतलब रिलेशन तो होता है लेकिन वो r/2 नहीं होता है, वो आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा बाद में, है ना। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि फोकल लेंथ जो है, सिंपली इतना याद रखें कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ की बीच, फोकस के बीच की दूरी है, ना कि ये r/2 है ना। तो ऐसा कोई रूल आप मिरर वाला यहाँ अप्लाई नहीं करोगे, है ना। बाकी फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अच्छा बेटा, ये जो फोकल लेंथ है या फोकस है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन चेंज कर दो। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने लेफ्ट से इंसिडेंट रे डाली थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो सकता है कोई बच्चा बोले कि सर मैं तो राइट से डालूंगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे, तो आप राइट से डाल लो। तो यहाँ पे जो सेम पॉइंट होगा जो कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये फोकस हो जाएगा दूसरी साइड। लेकिन जो फोकल लेंथ जितनी दूरी पर इधर फोकस मिला था उतनी दूरी पर इधर फोकस मिलेगा, यानी दोनों साइड से फोकस या फोकल लेंथ जो होता है वो बराबर होता है, फोकस बराबर दूरी पे होता है ऑप्टिकल सेंटर से दोनों साइड पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, ये याद रखिएगा। आप डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे चेंज करने पर फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है ना। फोकल लेंथ उतनी ही रहती है, फोकस उतनी ही दूरी पे आता है ऑप्टिकल सेंटर से आइदर साइड पे, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आया होगा। ठीक। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस फोकस में जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है या कन्वर्जिंग लेंस का फोकस है, यहाँ पे अगर आप देखो इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, और बाय डिफॉल्ट आप इसको क्या बोल सकते हो? कन्वर्जिंग लेंस, है ना। तो कन्वर्जिंग लेंस में हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो फोकस है वो आपका रियल फोकस कहलाता है। रियल फोकस, रियल फोकस क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे देखो एक्चुअल में रे मीट करती है, देखो असलियत में रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रही है। जब असलियत में रे मीट करती हैं तो हम उसको रियल फोकस बोलते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, है ना, रियल फोकस। अब इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट, मतलब दूसरी चीज, फोकस अगर हम देखें किसमें बच्चों? आपके कॉनकेव लेंस में, तो उस पर भी आप फोकस देख सकते हो। देखो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, इसमें भी आप क्या करोगे? दो रेस पैरेलल डालोगे, तो यहाँ पे जो रेज हैं वो डाइवर्ज होती है बेटा, है ना, इस तरीके से ऐसे डाइवर्ज होती है। अगर ये डाइवर्ज हो रही है तो यहाँ कहीं तो मीट नहीं करेंगी, तो हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, हमें ऐसा लगेगा ये पीछे कहीं से मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये जहां पीछे ऑप्टिकल सेंटर पे मीट करती है उसको फोकस बोलेंगे, और डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज फोकल लेंथ। बट याद रखें फोकल लेंथ इज नॉट r/2 इन दिस केस, इन द केस ऑफ लेंस। अच्छा यहाँ पे भी ये बात बिल्कुल वैलिड है कि आपकी रे चाहे तो कहीं से भी आए, चाहे इस डायरेक्शन से चाहे इस डायरेक्शन से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो बेटा
फोकस है उसकी दूरी बराबर होती है दोनों साइड से, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों साइड से कहीं से भी डालो, फोकस की लेंथ उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। लेकिन ये जो फोकस है आपका यहाँ पे कॉनकेव लेंस का फोकस, या बोलना चाहिए डाइवर्जिंग लेंस का फोकस। तो डाइवर्जिंग लेंस का फोकस जो होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल फोकस, है ना, याद रखेंगे वर्चुअल फोकस। क्यों वर्चुअल फोकस? क्योंकि यहाँ पे रियली में रिफ्रैक्टेड रे मीट नहीं करती, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ मीट कर रही है, बट रियलिटी में यहाँ मीट नहीं कर रही, वो तो डाइवर्ज हो गई, है ना। तो पीछे हमने एक्सटेंड किया, अपीयर्स टू मीट है, तो जो अपीयर्स टू मीट वाला पॉइंट होता है वो वर्चुअल कहलाता है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ। तो वर्चुअल फोकस, अगर इमेज होती तो वर्चुअल इमेज, अगर इमेज होती और एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड मीट करती तो रियल इमेज, है ना। यही तो हमने सीखा है। तो याद रखेंगे, कन्वर्जिंग लेंस का फोकस रियल फोकस होता है, डाइवर्जिंग लेंस का फोकस वर्चुअल फोकस होता है। और इस तरीके फोकस कैसे डिफाइन किया है, जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल एक्सिस, वो एक पॉइंट पे मीट करती है, उस एक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकस। और डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, है ना। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन वगैरह आप पढ़ ही लोगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताई, देखिए स्टूडेंट्स, फोकस की डेफिनेशन लिख लीजिए, है ना, ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, व्हेन पैरेलल parallel rays which are also parallel to principal axis, also parallel to principal axis या optical axis, जो आप बोलना चाहो, principal axis actually meets, या तो एक्चुअली मीट हो, मतलब असलियत में मिले जैसे कन्वर्जिंग लेंस में होता है, और अपीयर्स टू मीट, या मिलती हुई नजर आए जैसा कि कॉनकेव लेंस में होता है, अपीयर्स टू मीट, दोनों ही केसेस में ऑन एट अ कॉमन पॉइंट, है ना। तो एक कॉमन पॉइंट है, एट अ कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो ये लिख लेता हूं बेटा, आप पूरा लिख सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज फोकस। तो उसी को आप क्या बोलते हो बेटा, फोकस बोलते हैं। तो आई होप फोकस की डेफिनेशन आपको क्लियर हो। और फोकल लेंथ आप जानते हो, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो वो आप लिख लीजिएगा। तो आई होप आपको फोकस और फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होगा, नोट कर लीजिए।